नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक का विधानसभा चुनाव इस समय चरम पर है। 10 तारीख को यानी 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को तय हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन है, या यूँ कहें कि अगर बीजेपी दक्षिण का द्वार बचा लेती है तो यह बड़ी बात होगी, और क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोक पाती है, जेडीएस की क्या भूमिका होगी, बहुत सारे सवाल हैं। शुरुआती दौर के जो सर्वे, जो पोल ट्रैकर आए, उसके मुताबिक शुरुआत में कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए थी और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ा कर्नाटक में बैकफुट पर नजर आ रहे थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे बड़े नेता ये कहा जाए, भले ही वो सत्ता में है लेकिन नो डाउट इस देश के बहुत बड़े नेता हैं वो, और विश्व के भी बहुत बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार अभियान में कूदने के बाद से समीकरण पलट गए एक तरीके से, या यूँ कहें कि काफ़ी हद तक समीकरण प्रभावित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस पिच पर खेलते हैं, शायद कांग्रेस पार्टी उन्हीं की पिच पर अपने घोषणा पत्र के जरिए आ गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और जो एसएफआई है, दोनों पर सरकार में आने पर प्रतिबंध लगाने की बात की। बस यहीं से नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को एक नई दिशा दे दी। बजरंग दल का नाम आते ही एक स्पार्क बीजेपी ने किया, और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संघ बजरंग दल भी आरएसएस का ही एक घटक है, आनुषंगिक संगठन है, इस हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, जितने आनुषंगिक संगठन, संघ और उसके आनुषंगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन, सब हनुमान चालीसा लेकर मंदिरों में ढोल मजीरा लेकर बैठ गए पूरे देश में। और कर्नाटक में तो बिल्कुल एक माहौल ही बेहद धार्मिक हो गया। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता के बीच ये साबित करने की कोशिश की, या कहने की कोशिश की, कि ये जो प्रतिबंध, जिस प्रतिबंध की बात वो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में, वो प्रतिबंध वास्तव में हनुमान जी पर लगा रहे हैं। और कर्नाटक का जो किष्किंधा है, वह हनुमान जी का जन्मस्थान भी माना जाता है, किष्किंधा पर्वत। वहाँ आंजनेय मंदिर है, उसको लेकर भी, उस मंदिर को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। कुल मिलाकर परिस्थितियां कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के जरिए जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी को वो एज दे दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी की इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया कि लगता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, बजरंग बली पर प्रतिबंध लग जाएगा, बजरंग बली की कोई पूजा नहीं कर पाएगा। इस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, जबकि बजरंग दल एक संगठन है, हनुमान जी नहीं है। बजरंग दल माने हनुमान जी नहीं है, बजरंग दल माने संगठन, एक स्वयंसेवी संगठन, एक एनजीओ, सेवा करने वाला संगठन। आरोप बहुत सारे बजरंग दल पर भी हैं और अन्य लोगों पर भी हैं, लेकिन वस्तुतः प्रत्यक्ष तौर पर तो बजरंग दल एक संगठन ही है, बजरंग बली नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, प्रचार तंत्र है, उसने कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष जो कर्नाटक से ही आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्हें गिनाना पड़ा कि उन्हें अपने जीवन काल में उन्होंने 80 बजरंग बली जी के मंदिर बनाए हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को यह कहना पड़ा कि अगर वो सरकार में आए तो आंजनेय मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कराएंगे, उसे बहुत भव्य बनाएंगे। यही नहीं, डीके शिवकुमार ये भी कह रहे हैं कि पूरे राज्य में हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे, यानी सरकार कांग्रेस की आए, बीजेपी की मंदिर बनेगा। इस फ्रंट फुट पर लाकर बीजेपी खुद को खेलने लगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर गई है। हालांकि इस बजरंग बली वाले प्रकरण के जरिए एक बात खड़गे ये भी कह रहे हैं कि जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। आज मंथन में इसी पर सवाल।
दरअसल कर्नाटक चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार एक परसेप्शन टाइप वहां बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही थी अभी तक 5 साल तक वो सरकार चली, लगभग 5 साल तक, कुछ वक्फा छोड़कर मुंबई के नेतृत्व में, बसवराव मुंबई साहब के नेतृत्व में जो चीफ मिनिस्टर थे उनके, उसमें कुल मिलाकर भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि ईश्वरप्पा नाम के मंत्री को भ्रष्टाचार यौनाचार के मामले में बर्खास्त भी किया गया मंत्रिमंडल से। एक कार्यकर्ता संतोष ने चिट्ठी लिखकर, जो संघ के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली कि मेरी ही सरकार मुझसे मेरे काम के लिए 40% कमीशन मांग रही है। इसी तरह कर्नाटक के ठेकेदार एसोसिएशन ने पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री तक को कि यहाँ 40% से पहले कोई काम होता नहीं। और राहुल गांधी ने तो एक नारा ही दे दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पे सीएम। एक कंपनी है मुद्रा विनिमय की, वो मुद्रा विनिमय करती है ऑनलाइन, उसी अंदाज में राहुल गांधी ने कहा पे सीएम करो, यानी कि 40% दो सीएम को और अपना काम कराओ। बहुत मुश्किल हो रही थी बीजेपी को, बहुत सारे उसके नेता साथ छोड़ गए, या जिन नेताओं को उन्होंने टिकट नहीं दिया वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। 7 एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के 7 विधान परिषद सदस्य, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत दर्जनों बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। जगदीश शेट्टार एक बड़ा नाम है, उनको आप कह सकते हैं एक बड़े नेता हैं जगदीश शेट्टार, और कॉस्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बार बार भारतीय जनता पार्टी वोकालिंगा और इसको लेकर बयान करती रही, और मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमानों का 4% आरक्षण था, उसको भी खत्म करके वोकालिंगा और लिंगायत को देने की बात कही। हालांकि वो मामला पूरी तरीके से उलझ गया है, ना उनका अभी खत्म हुआ और ना उनको मिला। ये केवल चुनावी बात भर रह गई, चुनावी एक तरीके से कवायद रह गई, या यूँ कहें कि ये जुमला भर ही बाकी रह गया। अब कुल मिलाकर कर्नाटक का गणित देखें तो एक मोटे मोटे तौर पर एक समीकरण वहाँ है कि 89 सीटों पर वोकालिंगा प्रभावित हैं, 109 सीटों पर लिंगायत प्रभावित है। ये सब बहुत सारे आंकड़े आते हैं, लिंगायत वोकालिंगा, लेकिन अल्टीमेटली लिंगायतों के धर्मगुरु तक ने यह बात कह दी कि उन्हें भी 30% कमीशन देना पड़ा, यानी 10%। उन्होंने कहा किसी सार्वजनिक मंच से कि 10% उन्हें छूट मिली। इसके बाद से बीजेपी को अपनी छवि बचाना या अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया। बड़ी मंथन में थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे हम मंथन कर रहे हैं उसी तरह वो चिंतन कर रहे थे क्या करें, कैसे साख बचाएं। शुरुआती दौर में ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी की रैलियां कम करो, अगर कहीं डेंट हुआ तो कहीं सबसे बड़े चेहरे पर डेंट ना हो जाए और 2024 का चुनाव मुश्किल ना हो जाए। लेकिन जैसे ही विषैले सांप वाला बयान खड़गे ने दिया मोदी की तुलना, तो मोदी ने विक्टिम कार्ड खेला, प्रियंका ने उसका काउंटर किया, तो विक्टिम कार्ड का जो भाजपा के विक्टिम कार्ड का जो प्रभाव था वो थोड़ा कम हुआ, उसको परफेक्ट काउंटर का कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद बीजेपी ने विक्टिम कार्ड से अपने पैर खींचे, लेकिन इसी बीच घोषणा पत्र आया और उसमें बात ठीक है, अगर जो भी अतिवाद करेंगे संगठन, बजरंग दल को लेकर वहां आरोप लगते रहे, एसएफआई को लेकर भाई बीजेपी ही आरोप लगाती रही है, तो अगर एक शासक के तौर पर, एक शासनकर्ता के तौर पर देखा जाए तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही अपने घोषणा पत्र में कि अगर दोनों डिस्टर्ब करेंगे तो दोनों पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे हनुमान जी से जोड़ दिया, जय बजरंगबली, तोल दुश्मन की नली, इस तरीके की बातें वहां होने लगी। और हनुमान जी, ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने हनुमान जी का अपमान कर दिया, बजरंग दल माने हनुमान जी, जबकि ऐसा है नहीं। बजरंग दल एक संगठन है, राम के नाम पर बहुत सारे संगठन हैं, राम जी तो नहीं हो जाएंगे ना वो, तो एक सेंटीमेंट, लेकिन सेंटीमेंट तो सेंटीमेंट होते हैं। किसी संगठन का नाम अगर बजरंग दल है तो उसे हनुमान जी बनाने में कितनी देर लगती है? आपके पास मशीनरी हो, सत्ता हो, सिस्टम हो, बन जाएंगे हनुमान जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोटे तौर पर यह मामला बड़ा दिलचस्प वहां पर हो गया है। अब इस चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो खुद कर्नाटक से आते हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानता हूं कि इस देश में बाबू जगजीवन राम के बाद दलितों के सबसे बड़े नेता
खड़गे साहब हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बयान देती है, विषैले वाली सोच पर भी भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे पर सीधे अटैक करने से परहेज किया, क्योंकि 16-17% दलित है कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि जो खड़गे साहब बोले हैं उनकी सोच नहीं है, ये कांग्रेस के जो गांधी परिवार है, जो राज परिवार है, उसकी सोच है। खड़गे पर अटैक करने से भारतीय जनता पार्टी बची, लेकिन घोषणा पत्र आते ही बैटिंग शुरू कर दी। यही नहीं, पूरे देश में माहौल बना दिया। और इसी बीच कश्मीर फाइल की तरह कर्नाटका में के चुनाव में केरला फाइल आ गई है। वो फाइल भी अब खुल गई है कर्नाटक में। तो मुझे लगता है कि बजरंगबली, केरला फाइल, ये दो बड़े प्राइम मुद्दे बीजेपी वहाँ उभार रही है। भ्रष्टाचार पर वो बात करने से कतरा रही है, लेकिन कांग्रेस अगर बजरंगबली की भी बात कर रही है तो वो कह रहे हैं कि बोल बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली। ये बड़ा अहम, बड़ा दिलचस्प हो गया कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक दक्षिण का द्वार है और दक्षिण में 129 लोकसभा की सीटें हैं। 2024 की दृष्टि से दक्षिण बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में बहुत अच्छा नहीं कर पाती है लोकसभा के चुनावों में, तो बहुत मुश्किलें आने वाली हैं उसके लिए वहाँ पर। और विधानसभा चुनावों में तो अभी मेरी कई लोगों से जो वहाँ विश्लेषण कर रहे हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कांग्रेस को एज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नॉर्मल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है, प्रचंड या उस तरह की नहीं, लेकिन एक सामान्य बहुमत की तरफ वो जाते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। खैर, 10 मई को मतदान है और 13 मई को सारे नतीजे आ जाएंगे। इस प्रचार युद्ध में मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी दोनों ने किस तरीके से अपने अपनी पार्टी के लिए तीर चलाए, कमान संभाली, वो जरा सुनिए। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದ್ಲೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್. कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि कर्नाटक के सारे हनुमान मंदिरों में, बजरंगबली के मंदिरों में ताले लगा देंगे वो, अगर उनकी सरकार आई। क्या ऐसा कहा? बजरंग दल एक भारतीय जनता पार्टी के जो मदर संगठन है आरएसएस, उसका एक अनुषंगिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, उसके लिए माहौल बनाता है। हनुमान जी कहाँ ताले में बंद हो गए? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन चूंकि इस देश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, वो किसी भी दल में सबसे बड़े हैं नरेंद्र मोदी, वो कुछ भी किसी चीज़ को अपने अंदाज में वो कह देते हैं और वो चीज़ें धीरे धीरे अपनी पार्टी के फेवर में करने में कामयाब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं कि भाई बजरंगबली को कांग्रेस पार्टी ताले में लगाने जा रही। किसी नेता ने नहीं कहा कि भाई हनुमान मंदिरों में हम ताले लगा देंगे। वो कह रहे हैं कि बजरंग दल और एसएफआई जैसे संगठनों पर वो प्रतिबंध लगाएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं तो गलत क्या है, उसमें दिक्कत क्या है? वो एक संगठन है, वो हनुमान जी ने तो संगठन बनाया नहीं। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। चूंकि कर्नाटक में जेडीएस की भूमिका हमेशा किंग मेकर की रही है, इस बार जेडीएस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि वो किंग मेकर नहीं, किंग बनेंगे।
उनके दावे हैं कि वो उनकी सरकार वहाँ पर आ रही है। जेडीएस के नेता अध्यक्ष उनके सैयद इमरान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कर्नाटक में काफ़ी दिनों से एडीआर के लिए काम कर रहे चुनाव विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता संजय जी कहीं यात्रा कर रहे हैं, कर्नाटक में ही हैं, वो अपनी कार से लाइव हैं, तो बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और संजय जी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं किसी भी दशा में, इसके लिए इनका पुनश्च आभार। श्रीनाथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीनाथ स्वैताद्री अभी आए नहीं हैं, वो आएंगे। बेलगाम से हमारे साथ श्रीनाथ हमारे साथ आ गए हैं। श्रीनाथ स्वैताद्री नेता बीजेपी कर्नाटक से जुड़ गए हैं। श्रीनाथ जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत काकतीकर साहब हमारे साथ बेलगाम कर्नाटक से जुड़े हैं। श्रीकांत साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक विषयों पर बहुत पैनी सोच रखने वाले बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत। सैयद इमरान साहब भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सैयद इमरान साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इमरान साहब जेडीएस कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं सीधे श्रीकांत जी के पास जाऊंगा। श्रीकांत काकतीकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक के नब्ज को समझते हैं और बहुत बेबाकी से बात भी करते हैं। पिछले बार हमारे साथ जुड़े थे श्रीकांत जी और बहुत जमीनी बातें कर रहे थे। श्रीकांत जी, जब पिछली बार हम लोग जुड़े थे तो स्थितियां कुछ और थी। बजरंगबली जी ताले में बंद नहीं हुए थे, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि हनुमान जी, कांग्रेस पार्टी हनुमान जी को ताले में बंद करने जा रहे हैं, ये मुद्दा था नहीं। एक तरीके से जो खड़गे साहब को विशैला साहब वाली तुलना हो रही थी और उस पर किसी न किसी तरीके से काउंटर कर रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने छक्का ही मार दिया कि हनुमान जी को ताले में बंद करने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है कि भाई जो भी संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे अन्य संगठन हो, अगर वो गड़बड़ करेंगे राज्य की व्यवस्था में तो हम प्रतिबंध लगाएंगे उन पर। तो संगठन तो हनुमान जी ने नहीं बनाया, ये बजरंग दल, ये तो संघ और बीएसपी के लोगों ने इस संगठन को बनाया। हनुमान जी किस तरह ताले में? और क्या ये मुद्दा, जैसा कि मुझे लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष को अपनी पिच पर लाकर ये लड़ाई लड़ने में सफल हो गई है? बात कहना चाहूँगा, ये जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक में, ये मुद्दों पे कम और भावनाओं पे ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्टेट के जो कुछ भी इश्यूज है, जो रोजगारी है, महंगाई है, लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि देखा जाए कि वो गले का सांप को खड़गे जी ने एक बात कही थी, उसके ऊपर दूसरी बात चल गई। अभी जो आ रहा है वो बजरंगबली का मुद्दा आ रहा है। आज सवेरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमारे स्टेट बीजेपी के जो प्रवक्ता है एमबी जिरली जी, जब उनसे हम बात कर रहे थे उस वक्त भी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो चल रहा है इसमें, तो मोदी जी ने तो कह दिया कि एक नया पैतरा निकाला है कि राजीव जी ने संसद में कहा था कि जो कांग्रेस सरकार से जो पैसा लोगों के पास जाना चाहिए था वो जाता नहीं। हम इसको एक बात मान ले क्या कि जो आज यहाँ पे चुनाव में एक मुद्दा बना है 40% कमीशन सरकार करके, तो ये वो 85% उस वक्त था और अब 40% जो चल रहा है वो मान रहे हैं कि वो 40% ठीक है और 85%। ये देखने वाली बात है कि जो इश्यूज है उसके ऊपर बातें ही नहीं होते। 40% के ऊपर कोई बात नहीं करता, वो कह रहे हैं कि इसके कोई प्रूफ नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस राज्य की जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने खत लिखा है, उस खत में कुछ तो रहेगा कि बाबा उसके कुछ तो मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती रही? श्रीकांत जी, जब जांच आप कराएंगे तभी तो प्रूफ आएंगे, जब जांची आप नहीं कराएंगे तो कहां से प्रूफ आ जाएंगे? और चलो कम से कम गनीमत है कि वो राजीव गांधी का हवाला ले रहे हैं कि 85 से कम से कम 40% है, तो वो कह रहे हैं कम है, काफी 45% करीब कम है। या लिंगायत के जो धर्मगुरु हैं बसवराज जी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई 30%, 10% हमें एक तरीके से कंसेशन मिल गया है, तो अब क्या कहा जाए? अब जहां तक एक बात थी, जो एक सुसाइड केस हुई थी, संतोष करके एक कॉन्ट्रैक्ट करके
था। उसके सुसाइड नोट में भी उसमें उसने लिखा था कि मेरे ऊपर कैसे प्रेशर आ रहे हैं, मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये सब सबूत ही थे, है ना। और दूसरी क्या बात थी। और रही बात अभी जो मुद्दों को भटक कर ये भावनाओं के मुद्दे बना रहे कि वो बजरंगबली हो या वो जो कांग्रेस ने अपना वो जो वचननामा जाहिरनामा पेश किया है, उसमें उन्होंने वो एक संगठन के पीएफआई के साथ बजरंग दल के ऊपर बैन की बात की। हमने सवेरे भी एक बात की, गोवा सरकार ने श्री राम सेना के ऊपर बैन लगाया था, उस वक्त ये मुद्दा क्यों नहीं बना बीजेपी के लिए? कोई उसका जवाब दे सकता है? तो उसके तो ऐसा कोई जवाब पूछेंगे तो वो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा दोबारा आ गए हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा अभी। ये मैं सीधे अब संजय सिंह के पास जाऊंगा श्रीकांत जी के बाद, फिर मैं अभी पॉलिटिकल लोगों के पास आऊंगा। संजय सिंह जी, जब से नरेंद्र मोदी ने वहां कमान संभाल लिए, धुआंधार सभाएं कर रहे हैं, वो हर सभा में जय बजरंगबली यहीं से शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने तो बजरंगबली जी को ताले में बंद कर दिया, तो क्या बजरंग दल बजरंगबली है, संगठन है? ये बातें नीचे तक, क्या चुनाव अब इस ओर मुड़ रहा है? क्या वहां बीजेपी की जो अपनी पिच है, धार्मिक पिच, क्या कांग्रेस को वो खींचकर लाने में कामयाब हो गई है? क्या इसका असर आप देख रहे हैं वहां? आप बहुत बारीकी से वहां विश्लेषण कर रहे हैं संजय सिंह। मैं जहां तक मुझे, क्योंकि मैं बेंगलोर की सड़कों पे हूं, इसलिए मैं बहुत मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं लाइव जो है वो वाहन में बैठ के हूं। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में जो असली मुद्दे हैं वो कर्नाटक में आके ही पता चलते हैं। बाहर की मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो यहाँ उससे इतर माहौल है। और मैं कर्नाटक में जो देख रहा हूँ कि एक तरह से यहाँ पे अब नए तरह के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक के बाहर ये मुद्दा बहुत पीक पे है धार्मिकता का, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो है, और वो 26 किलोमीटर का रोड शो करने वाले हैं बेंगलोर में, और उसी दिन नीट की परीक्षा है। और नीट की परीक्षा के कारण यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, और नौजवानों में और खासतौर से स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों में ये है कि ये 26 किलोमीटर का अगर वो होगा तो पूरा शहर जाम हो जाएगा, और ऐसे में नीट के एग्जाम में जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि बेंगलोर एक बहुत बड़ा हब है खासतौर से इंजीनियरिंग और मेडिकल का। तो इस तरह के मुद्दे। दूसरी तरफ अब लोग इलेक्शन, मुझे जो लग रहा है कि धार्मिकता की पिच से अब बाहर निकल गया है, उसको लाने की भले कोशिश की जा रही है, लेकिन धार्मिकता का अब कोई वहां पे बड़ा प्रभाव नहीं है। इलेक्शंस जिस तरह से कहा जाए कि सेटल डाउन होता नजर आ रहा है, और उस तरह से लोग अपने तरह से इस मुद्दे को लेके अपने अपने पार्टियों की तरफ अपना मन बना रहे हैं। इलेक्शन में बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रमुख अब इस समय कर्नाटक में हैं, इलेक्शन पीक पे है, आने वाले 8 तारीख तक इलेक्शन बहुत पीक पे है। लेकिन इन सब पीक के बाद में भी लोग जो है, अब खास तौर से मैंने जो आज देखी बेंगलोर में पिछले 3-4 दिन में जो मैंने देखा, वो बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, और एक राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को लेके काफी बातें की हैं। नौजवान उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ धार्मिकता के पिच के साथ चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो मुझे महत्वपूर्ण बात दिख रही है, वो ये दिख रही है जिसपे आपने शुरू किया था कि और मुझे लग रहा है कि 7 और 8 तारीख को जनता दल के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होंगी जिसको हम कह रहे हैं कि और ये एक तरह से एक माहौल होगा कि कैसे इसको मजबूत किया जाए। तो इलेक्शन बहुत ही रोचक और बहुत सारे सवालों पे है, लेकिन मैं अपनी बात में इतना कहना चाहूंगा कि इन सारे मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा है वहां, और लोगों में आक्रोश है कि सरकार हमारी गिराई गई, हमारी सरकार को लेके आए। तो इस तरह की चीजें अब बहुत नजदीक से वहां दिख रही हैं, और फिलहाल इलेक्शन बहुत रोचक है और नई नई चीजें हम लोगों को सबको देखने को मिल रही हैं। ठीक बात है। संजय सिंह जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ग्राउंड जीरो पर संजय सिंह है, चुनाव विश्लेषक हैं, एडीआर के लिए काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली नोएडा का जो मीडिया है वो बैठकर भारतीय जनता पार्टी चाहे वो पिच बनाए हो चाहे ना बनाए, लेकिन कम से कम मीडिया जरूर ये पिच बना रहा है, ये चुनाव मीडिया जरूर खींचकर लाना चाह रहा है बजरंगबली पर। ये बात संजय सिंह वहां ग्राउंड जीरो से इस बात को कह रहे हैं
कि दरअसल आप लोग दिल्ली और नोएडा में जो बैठे हुए हैं वो आप कर्नाटक के नब्ज को देख ही नहीं रहे हैं, वहीं बैठ के आप परसेप्शन बनाते रहिए। और कम से कम जो हिंदी भाषी चैनल हैं जो जय बजरंग बली सुबह से शाम तक कर रहे हैं, तोल विपक्ष की नली, वो उनका चैनल मुझे लगता है वहाँ देखा भी नहीं जा रहा होगा, क्योंकि हिंदी भाषी चैनल बहुत कम वहाँ देखे जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वास्तव में कर्नाटक का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जमीनी मुद्दे, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि भाई नीट की परीक्षा है, लोगों को इसकी फिक्र है, उनको इस बात की कोई दरकार नहीं कि 26 किलोमीटर का रोड शो होता है या 46 किलोमीटर का, उनको चिंता है अपने बच्चे के भविष्य की, रोजगार की। ये बड़े मुद्दे वहाँ पर हैं। ब्रेक से आ गए हैं। कर्नाटक का चुनाव बेहद दिलचस्प है। जमीनी मुद्दे कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता इस मुद्दे को धार्मिक पिच पर लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर लोग मौजूद हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं तटस्थ, न्यूट्रल, वो इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दे भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द हैं, मुद्दे बेरोजगारी हैं, मुद्दे गवर्नेंस है, ये मुद्दे हैं। और कर्नाटक बहुत पढ़ा लिखा राज्य है, जल्दी जल्दा वहाँ लोग बहुत धार्मिक भावनाओं में एक तरीके से बहते हैं नहीं। पुराना तो रिकॉर्ड फिलहाल यही रहा है। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि कर्नाटक आरएसएस की प्रयोगशाला भी है और दक्षिण का द्वार भी है। बिलाल सब्जुवारी राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे बिलाल भाई के पास। बिलाल भाई, दो पत्रकारों को, दो विश्लेषकों को आपने सुना। श्रीकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक की एक एक जड़ को समझते हैं, और संजय सिंह कर्नाटक में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार देख रहे हैं, एक एक चूल, एक एक कांटा, कील कांटा उन्हें पता है। और वो जब भी हमने संजय सिंह को विश्लेषण के लिए बुलाया है तो उन्होंने बहुत ज़मीनी बातें वहाँ की बताई हैं, जो कम से कम दिल्ली नोएडा का मीडिया मुझे नहीं लगता इस पर कोई भी बात करता होगा। वस्तुस्थिति क्या, आप दिल्ली में बैठकर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी दृष्टि थोड़ा अलग होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिलाल भाई अनम्यूट करिए। बिलाल भाई, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको, कृपया अनम्यूट करें। मुझे लगता है बिलाल साहब के साथ आवाज़ नहीं जा पा रही है। मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीनाथ जी के पास जाऊंगा। श्रीनाथ जी, कर्नाटक में इस वक्त किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मेनली डेवलपमेंट का मुद्दों पर। डबल इंजन सरकार से लोगों को क्या फायदा मिला है, उसका जीवन में क्या बदलाव आया है, इसको लोगों का सामने हम रख रहे हैं और उससे वोट मांग रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट का मुद्दे से पूछ रहा है हम, और कोई दूसरा मुद्दे से नहीं। मेनली इट इज अ डेवलपमेंट इश्यू on which we are fighting the election. मोदी जी भी उसका हर स्पीच में डबल इंजन सरकार का बात करते हैं। So whatever has been delivered to urban areas and the rural areas, they are being defined very clearly what we have done, and we are asking the vote based on the development what we have done in the last 4 years, and trying to indicate to the people that if you vote us, what more can happen in the coming next 4-5 years. That's the basis on which we are moving, and we are not playing on emotions. Emotions is the part which comes during elections. A lot of issues crop up, but mainly we are on a very stable. श्रीनाथ जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इस अपने चैनल के मंच से आपकी सार्वजनिक तारीफ कर रहा हूँ मैं। आप इतने प्रोग्रेसिव नेता हैं, इतने प्रोग्रेसिव नेता हैं, जब भी मैं आपको बात पूछता हूँ तो आप हरदम प्रोग्रेस की बात करते हैं। मुझे लगता है बीजेपी में ऐसे नेताओं की कद्र की जानी चाहिए। मैं बहुत आपकी तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और मैं आपकी तहे दिल से सार्वजनिक प्रशंसा भी करना चाहूंगा। आपकी पार्टी के सारे बड़े नेता, बजरंग बली, तोड़ो नली, हनुमान जी ताले में, योगी जी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश राम का और कर्नाटक हनुमान का। सारे नेता का भाषण जो है वो धर्म के इर्द गिर्द है, हनुमान जी और राम के इर्द गिर्द है, वो डेवलपमेंट उनमें पीछे है। आप ही, मुझे लगता है पूरे कर्नाटक में ऐसे नेता होंगे जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। श्रीनाथ जी, हाँ भाई, आप मोदी जी का बात जो होता है वो भी सुना है, तो
डेवलपमेंट का बात आता है बीच में आता है, कहीं थोड़ा बहुत पीछे में आता होगा। वो तो शुरू कर रहे हैं जय बजरंग बली, ऐसे ही शुरू कर रहे हैं वो। जी जी, ये 2 दिन से हो रहा है। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब रिलीज हुआ तब से ये हो रहा है, क्योंकि मेनली वो पीएफआई के साथ बजरंग दल को जोड़ दिया। बजरंग दल इज नॉट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, is not being controlled from anybody from outside the India. It is a thing which has evolved out of the parivar, and we know it is a very straightforward organization. आप चिंता मत करिएगा, अगर सरकार बदली तो इसका भी कनेक्शन कहीं ईरान, तुरान, सूडान से निकल आएगा। आप चिंता मत करिए, ये तो निकालना काम लोगों का है, ये राजनीतिक लोग निकालते हैं कनेक्शन, आप परेशान मत होइएगा। जी जी बताइए। तो इसमें क्या होता है, बजरंग दल को पीएफआई के साथ जो मिला कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, उससे प्रॉब्लम हो गया। इफ दे हैव सेड ओनली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस हु सपोर्ट टेररिज्म वी विल स्टॉप, कुछ नहीं होने वाला था। ये लोग ये दे हैव। अच्छा श्रीनाथ जी, इसकी हनुमान जी की फिक्र खाली नेताओं को है कि वहां की युवाओं को भी है, जो जिनको रोजगार चाहिए, जिनको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए? ये तो पूजा तो निजी मामला है, हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, ये हमारा निजी मामला है। और बजरंग दल एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, और उस स्वयंसेवी संगठन पर मान लीजिए किसी ने अपने घोषणा पत्र में रखा तो उसकी निंदा उस तरह होनी चाहिए। ये थोड़ी कहा जा सकता है कि हनुमान जी को ताले में बंद करने जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिरों में ताले लगा दे रहे हैं। ऐसा क्या कहा है उन्होंने कि हनुमान जी, हमारी सरकार आएगी तो हनुमान जी के मंदिरों में ताले लगा देंगे? तो खड़गे जी भी गिराने लगे कि हमने 80 मंदिर बना दिए, डीके सुकुमार कह रहे हैं मंदिर बना देंगे। अजीब होड़ लगी है राजनीति में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ है, if they had not... मैं श्रीकांत जी आपको मौका दूंगा, मैं श्रीनाथ जी का जरा जवाब ले लूं। जी 1 मिनट चाहिए। इसमें क्या होता है, if they had not, ये मुद्दा क्यों कांग्रेस का लोग ने उठाया उसका मैनिफेस्टो में, वो सोचना पड़ेगा। ये तो पोलराइजेशन का बात किया वो लोग, है ना। इट इज नॉट, आप तो एक ही तरफ देख रहा है, वो बजरंग बली का बाजू का देख रहा है। ये पोलराइजेशन की कांग्रेस लोग क्यों देख रहे हैं? मैंने दोनों तरफ कहा, मैंने पोलराइजेशन दोनों तरफ कहा, लेकिन उसमें बजरंग दल एक संगठन है, हनुमान जी नहीं है जो उनको पोलराइज करे। हनुमान जी का अपमान कहीं नहीं हुआ, बजरंग दल एक संगठन है। वो भारतीय जनता पार्टी पे हमला कर रहे हैं, संघ पे हमला कर रहे हैं, सहमत हैं हम, क्योंकि जो बजरंग दल है वो आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है। आप जानते हैं, पुराने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप। इसमें when you see from a distance, ये तो पोलराइजेशन का स्टेटमेंट जो मैनिफेस्टो में आया, वो पोलराइजेशन इधर हो रहा है तो उधर। मोदी जी को रोक लेना चाहिए पोलराइजेशन, कहना चाहिए कि मत करो पोलराइजेशन। चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि इनका ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है इसको हटवाइए। आप चुनाव आयोग को बीजेपी क्या गई कि ये पॉइंट हटवाइए, तो नहीं गई, क्योंकि उससे उसको फायदा होने वाला है। श्रीनाथ जी, नो, कांग्रेस शुड हैव रिमूव्ड दैट सेंटेंस। वो लोग नहीं रिमूव किया है ना। अरे तो आयोग से शिकायत करे, आयोग उन्हें मजबूर करेगा। आप सरकार में हैं, कर सकते थे। श्रीकांत जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर बिलाल भाई के पास मैं जाऊंगा। श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता से आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं श्रीनाथ भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। चलो, ये बजरंग बली का मुद्दा तो कल से निकला, लेकिन इसके पहले गोवा सरकार ने श्रीराम सेना के ऊपर बंदी डाल दी थी। तो क्या ऐसे मान ले कि श्रीराम जी को बंदी बना दिया, ताले में ठोक दिया? गोवा सरकार वाजिब सवाल है, जवाब दीजिए श्रीनाथ जी। ये जो होता है श्रीराम सेना के लिए, अरे वो तो हनुमान जी के आराध्य हैं, राम तो हनुमान जी के आराध्य हैं, उसमें और ज्यादा बवाल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, राम और हनुमान नहीं है इसमें। बजरंग दल परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है, हमें मालूम है। वो तो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें और कुछ काला नहीं है। वो तो इट इज क्लीन लाइक ए व्हाइट क्लॉथ। बजरंग दल पर पहले प्रतिबंध लग चुका है, संघ पर प्रतिबंध पहले लग चुका है, सिमी पर प्रतिबंध लग चुका है। एक साथ सब ये बैन हुए थे सारे संगठन इस देश में। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, ये पहली बार वो कह रहे हैं। उसका पहले 1948 में हुआ था। अरे अभी नरसिम्हा राव ने किया था, अभी हाल में नरसिम्हा राव कर चुके हैं, बैन कर चुके हैं। ढांचा गिरने के बाद अयोध्या में कर चुके हैं। श्री राम सेना वाला जवाब अगर देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं बिलाल भाई के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। They had no substantiation for banning it.
इट इज अ नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो बनाया है। अरे तो चुनाव के बाद प्रोटेस्ट कर लेते, कोर्ट चले जाते, चुनाव के बाद प्रोटेस्ट कर लेते कि चुनाव में ही जय बजरंगबली जय हनुमान करने की जरूरत है। बिलाल सब्जवारी के पास जाऊंगा। श्रीकांत जी, श्रीनाथ जी आपके सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे, बहुत भले और शरीफ आदमी है वो, और बेसिकली वो प्रोग्रेसिव आदमी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हरदम वो विकास की बात करते हैं, पढ़े लिखे जो जेंटलमैन वाली बात करते हैं। मैं एक बार पुनः आपकी प्रशंसा करूंगा। बिलाल भाई, ये क्या क्या परिदृश्य दिख रहा है कर्नाटक में? अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ गंभीर मामला है, कुछ लग रहा है सर। बिलाल भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ गंभीर लोचा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा। मैं सैयद इमरान के पास जाऊंगा जब तक बिलाल भाई का कनेक्शन ठीक किया जाए। सैयद इमरान साहब, ये करें कि भाई मसला कुछ अलग तरीके से वहां है। ये कहां पोलराइजेशन तो कांग्रेस वालों ने शुरू किया, अब पोलराइजेशन कांग्रेस ने शुरू किया, वो कहां कर रहे हैं? और जेडीएस को लेकर, जैसे अभी हमारे चुनाव विश्लेषक संजय सिंह ने भी कहा कि जेडीएस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। हर बार आप किंग मेकर रहते हैं, इस बार आप दावा कर रहे हैं किंग हैं, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं ये किंग मेकर ही रहेंगे। जरूर इस बार जो है, अभी श्रीनाथ जी ने कहा कि हमने डेवलप किया है, डेवलप से वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ क्या डेवलप किया है तो पुनीत केडरली के जैसे लोगों को डेवलप किया है, मॉब लिंचिंग जैसे को बढ़ावा दिए हैं, लेकिन कभी भी आपने बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी आपने एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा, कभी भी आपने तो कर्नाटक में भी इतनी गरीबी है, ये सोचकर हमारे कुमार स्वामी जी ने इस बार जो पंचरत्न यात्रा, जिसमें फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटलाइज और फ्री फार्मर्स के लिए जो भी, तो ये पंचरत्न यात्रा जो कर्नाटक में जो हमने रचाया था 6 महीनों से, इसके वजह से इस बार कर्नाटका की आवाम जो है जेडीएस के सपोर्ट में है और जेडीएस को वोट करेंगे, और इसलिए हम इस बार किंग रहेंगे। बिलाल भाई, जेडीएस के साथ ही करें किंग रहेंगे, लेकिन वहां तो बजरंगबली और पीएफआई चल रहा है मामला। No, the point is JDS will not cross between 12 to 17 seats. Forget forming the government. ये किंग मेकर भी नहीं बनने वाला है इस बार। will make one will। देखिए इस बार कैसा है, 123 सीट। इस बैंगलोर में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, it is becoming a bipolar fight all along, except that they have some hold in Mandya district and जो है इधर कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस की फाइट है, ना ही कांग्रेस की। देखिए बीजेपी को चिंता है तो 40% कमीशन की चिंता है, कांग्रेस को चिंता है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की चिंता है, जेडीएस कुमार स्वामी जी को आवाम की चिंता है। आवाम का नहीं, उसका फैमिली का चिंता है, भवानी जी का। बिलाल भाई कर्नाटक की स्थिति को क्या देखते हैं? वहां चुनाव अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पोलराइज करने की कोशिश की और मोदी जी मंच से जय बजरंगबली जय हनुमान कर रहे हैं। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप वहां? मैं आंसर कर दूं? नहीं, बिलाल सब्जवारी साहब से पूछा है हमने। ओके, ठीक है, ठीक। बिलाल भाई की आवाज पहुंची नहीं रही, आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कुछ हो गया है। आवाज ठीक की जाए तब बिलाल जी को जोड़ा जाए। मुझे लगता है कि आवाज चेक कर लें। श्रीकांत जी के पास जाऊंगा। श्रीकांत जी, अगर वहां एक तरीके से आकलन किया जाए, देखा जाए, बड़ी अच्छी बात अभी संजय सिंह ने कही कि कल नरेंद्र मोदी का वहां रोड शो है और नीट की परीक्षा भी है, लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। वहां मुद्दे बेरोजगारी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी को एड्रेस किया है। वहाँ मुद्दे गुड गवर्नेंस है, वहाँ मुद्दा भ्रष्टाचार है। वहाँ किस तरीके का
जो चुनावी परिदृश्य देख रहे हैं, सीधा मुकाबला है, जेडीएस इसको त्रिकोणीय बना रहा है या जेडीएस सरकार में आ रहा है, जैसा कि सैयद इमरान दावा कर रहे हैं? श्रीकांत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जेडीएस के भाई जी ने अभी जो कुछ भी कहा जी, वो जेडीएस के प्रवक्ता है, तो अपने पक्ष की ओर से अपने पक्ष के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी कांग्रेस ने जेडीएस और कांग्रेस में बीजेपी में ये हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। हाँ, जेडीएस और बीजेपी, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है उनके मुताबिक। नहीं है, वो कह रहे हैं, क्योंकि वो जेडीएस के प्रवक्ता है तो वो कहने वाले। और मुझे अच्छी तरह याद है लालू यादव का एक बयान, जो वो चुनाव, लालू यादव एक चुनाव हारे थे, मैं जरा सा ऐड कर दूं, लालू यादव एक चुनाव हारे थे और वो आखिर तक कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। चुनाव बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे सरकार बना रहे हैं, तो लालू यादव ने कहा क्या करूं, जिस समय मैं मेरी पार्टी बुरी संकट में फंसी हुई है, उस वक्त क्या मैं कह दूं कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, तो जो 10-20 सीट मिलनी वो भी ना मिले। तो ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स होता है। नहीं, कर्नाटक के पॉलिटिक्स में जेडीएस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ये तो मानना पड़ेगा जी, क्योंकि एक वक्त आप भी जो हमारे सिद्धरामैया जी थे वो भी जेडीएस में थे जी, लेकिन जेडीएस में जब बाहर आ गए तब से उसका जो जेडीएस का जो जितना वो जनता दल में थे, वो जनता दल, जब समग्र जनता दल था विश्वनाथ प्रताप सिंह वाला, तब वो थे। नहीं, इनके अपने निधर में जनता दल में थे। अच्छा थे, ठीक है, मैं संशोधित कर लेता हूँ अपने आप को जी। हाँ, वो उनके पार्टी में थे वो जी, लेकिन वो जब कंट्रोवर्सी हुई थी उनके कि उनके बेटे को सीएम बनाया गया कुमार स्वामी जी को, तब से वो उन्होंने छोड़ दिया और कांग्रेस में आ गए। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बात है, खुद ये कुमार स्वामी अपने देवेगौड़ा जी वक्कलिंग समाज के, कर्नाटक में 3 वक्कलिंग, लिंगायत, ये जो बड़ी पार्टियां मानी जाती है। ये जो अपना जेडीएस का जो एक बेल्ट है वो मैसूर, पुराने मैसूर की तरफ ज्यादा उनका प्रभाव है। वहां से कितनी सीट आ जाएगी इतनी? पूरे स्टेट में मैं नहीं बोल सकता कि उनके अभी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे नहीं है। ओल्ड मैसूर इलाके में मुझे लगता है कि 40-50 सीट होगा या 55 सीट होगा वहां पे है, लेकिन उतने नहीं आ रहे। हमारे एक अनुमान के हिसाब से एक 25 या 30 तक वो जाएंगे। इस बात, वो एक बात है, कुछ चुनाव का हिसाब किया जाए तो वो किंग मेकर बनते थे, लेकिन इस बार की बात अलग हो रही है। और एक जेडीएस की एक नीति एक देख रहा हूं मैं, वो चुनाव से पहले की बात नहीं करते, वो चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान रहता है जी। क्योंकि जो रिजल्ट आते वो किंग मेकर रहते और वो उस वक्त अपना गेम खेल जाते, मुझे ऐसा लगता है। और इस बार भी वैसे उनके जो तरीके दिख रहे हैं। हाँ, एक बात मेरे जेडीएस के भाई साहब ने बोली कि उन्होंने पंचरत्न यात्रा निकाली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसमें कुछ ये नहीं है। रैलियां तो निकलती ही रहती है, लोग आते ही रहते हैं, वो एक बात अलग है। एक चुनाव का अपना एक तरीका रहता है, मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन खुद उनके अपने घर में भी, देवेगौड़ा जी के घर में भी कितने क्लैशेस हुए ये सारे लोगों को मालूम है। तो ऐसे में इस बार श्रीकांत जी मुकाबला किस तरह लग रहा? सीधा सीधा है, सीधा सीधा मुकाबला है, सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस में ही। अच्छा, मैं बिलाल भाई के पास जाऊंगा। मुझे बताया गया कि उनकी जो उनका कनेक्शन ऑडियो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया। बिलाल भाई, कुल मिलाकर कर्नाटक की स्थिति परिस्थिति आप क्या देख रहे हैं? लगभग आपने सभी लोगों को सुन लिया, बहुत काफ़ी वक्त बीत गया मंथन में और हम लोग बहुत सारी बातें निकल कर आ गई हैं। एक तो जो ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पोलराइजेशन करने की कोशिश की। बिलाल भाई, बिलाल भाई को फोन पर जोड़ दिया जाए, फोन पर, उनको फोन पर जोड़ दिया, उनका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, उनको फोन पर जोड़ा जाए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां वहीं की वहीं हैं। मैं एक बार फिर श्रीनाथ श्वेताद्री जी के पास जाना चाहूँगा। श्रीनाथ जी, अभी संजय सिंह जो चुनाव विश्लेषक हैं, वो बेंगलुरु में हैं, एडीआर के लिए काम करते हैं, वो कह रहे थे कि भाई मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे तो बेरोजगारी है, ज़मीनी मुद्दे भ्रष्टाचार है, ज़मीनी मुद्दे लोगों को चिंता है कि अगर कल पॉलिटिकल रोड शो होता है प्रधानमंत्री का तो उनके बच्चे कैसे जाएंगे, बंगलौर का ट्रैफिक जाम है। ये मुद्दे आपकी पार्टी कहाँ एड्रेस कर रही है? भ्रष्टाचार पर बात करने को तैयार नहीं, वो कह रहे प्रमाण लाओ।
बेरोजगारी को लेकर वही नेशनल एजेंडा है, ट्रैफिक को लेकर बंगलौर जैसे शहर का को लेकर कोई प्लान, वो कहीं कोई चुनाव में इस तरह का स्थितियाँ परिस्थितियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। और बजरंगबली, विषैले बयान दोनों तरफ से, तो यूथ आपको क्यों वोट दे? एक आम जो नया मतदाता है वो क्यों वोट दे? क्या आप में खास है? फर्स्ट पॉइंट इज मोदी जी का रोड शो एक ही दिन था, दैट वाज ऑन सैटरडे। बाद में नीट एग्जाम का सोच के सैटरडे और संडे दोनों दिन के लिए स्प्लिट किया। नीट का इश्यू लेके वो टाइमिंग भी चेंज किया। संडे सुबह 10 बजे से 11:30 को खत्म हो जाएगा। सो इट विल नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द चिल्ड्रन गोइंग फॉर द नीट एग्जाम। सो दैट पोर्शन हैज बीन टेकन केयर। वी आर क्वाइट सेंसिटिव टू द चिल्ड्रन एंड वी वांट चिल्ड्रन टू स्टडी। इसमें दूसरा बात नहीं है। और कमिंग टू द अदर मुद्दास, भ्रष्टाचार वो लोग भी बात करते हैं, हम वो 40% के लिए कुछ प्रूफ नहीं है। इट इज ओनली अ परसेप्शन। जो बोलता है मन में जो है वो बोल सकते हैं। उसमें ऐसे हुआ है बोलने के लिए उन लोगों का पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। Some contractor has given a अच्छा, सारी बातें जो आप लोग बोलते हैं वो सब डॉक्यूमेंट से बोलते हैं? आपके सारे नेता डॉक्यूमेंट लेकर बोलते हैं, स्टैम्प पेपर लेकर बोलते हैं क्या? सब उसमें लिखा होता है क्या? अमित शाह जी बोले थे कि 15 लाख देंगे, वो डॉक्यूमेंट नहीं था क्या? कहाँ चला गया वो? 15 लाख का स्पीच भी सुना हूं मैं, वो नहीं कमिट किया है। नहीं, अमित शाह मतलब बीजेपी ने कहा था देंगे हम। अमित शाह जी ने खंडन किया कि ये जो चुनावी जुमला था ये कोई सही बात नहीं थी। 20 या 30 लाख मिल चुका होगा, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड रिडक्शन इन कास्ट ऑफ लिविंग। चलिए, वो मुद्दा बहुत उलझ जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो आपने जीवन में सरकारों का इतना ऋण है, 60 साल में कांग्रेस का ऋण आपके ऊपर इतना होगा, हमारे ऊपर इतना होगा कि हम लोग जी नहीं सकते हैं। ये हो जाएगा ऐसे अगर जोड़ेंगे। बिलाल सब्जवारी साहब, बड़ी मुश्किल से आपको हम जोड़ पाए हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक की स्थिति परिस्थिति को आप कैसे विश्लेषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुर्गेंद्र जी, मैंने सभी पैनलिस्ट को बहुत गंभीरता से सुना। पता नहीं आज क्या खताब की बात है कि मेरा ऑडियो बैक नहीं हो पा रहा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है। दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक की पूरे चुनावी वातावरण को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो मैनिफेस्टो रिलीज से पहले और एक मैनिफेस्टो रिलीज के बाद। फिलहाल जब हम जो बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो रिलीज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बजरंग दल पर पाबंदी की बात है, जो वहाँ एनवायरमेंट बदला है, वातावरण बदला है, तो उस पर काफी चिंता गहराई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस विषय को अपने पक्ष में, चुनाव को अपने पक्ष में खींच पाएगी या नहीं खींच पाएगी। हालांकि काफी टाइट वॉर है, लेकिन जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, जितने भी अभी तक वहां पर महत्वपूर्ण सवालों पर जो बुनियादी मुद्दे होते हैं उन पर जो सर्वे आए हैं, सीएसडीएस का जो ट्रैकर बता रहा है, वो अभी तक यही इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार रही है। और मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में जो परिस्थितियां हैं उसको कांग्रेस को बहुत ही स्मूथली उसको एनकैश करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी की बात की थी, वो दरअसल पीएफआई के परिप्रेक्ष्य में की। और कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी थी कि पीएफआई पर पहले उन्होंने कर्नाटक के अंदर एक पाबंदी के लिए भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाया। और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी जब हम पीएफआई पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें ट्रैप हो गई थी। और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी कि हम चुनाव के बाद बजरंग दल पर पाबंदी की बात करेंगे ताकि हम पीएफआई पर जो हमने पाबंदी की मांग की है उसको बैलेंस कर सके। लेकिन मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने रखे उसको एक स्टेप एडवांस कर लिया, जिसकी वजह से जो हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आए। लेकिन बुनियादी मुद्दे वहां पर हावी हो चुके हैं, लोगों का मूड बन चुका है। और मैं कहूँगा कांग्रेस वहाँ चुनाव नहीं जीत रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार रही है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। और जो बुनियादी मुद्दे थे, कांग्रेस ने जिस तरह से एक राइट डायरेक्शन में चुनाव लड़ा, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, 40% कमीशन का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने इंटरनल रिफ्ट थे, बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस में टूट के आना था, और मठों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, तो कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था वो कांग्रेस ने लेवल्ड नहीं किया भारतीय जनता पार्टी पे,
बल्कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक की जनता से उपज के आया। ठीक बात है, ठीक बात है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव कर्नाटक की जनता लड़ रही है, और मुझे लगता है इसी परिप्रेक्ष्य में वो लड़ रही होगी। स्टेट सीएम करके इसको बाउंस कराया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत बैकफुट पे चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंगबली के मुद्दे पर इस चुनाव को अपने पिच पर लाने की कोशिश करी, इमोशनल कॉर्ड पर लाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि चुनाव का मूड बन चुका है, चुनाव के अंदर कर्नाटक का चुनाव। बिलाल भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे करिश्माई नेता हैं कि वो ऐन वक्त पर बाजी पलट देते हैं। अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है उनका, और जिस अंदाज में वो फायरी हैं, मुझे कांग्रेस की चिंता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक लेबोरेटरी भी कहलाती है, तो वहां पर जो विनिबिलिटी थी कांग्रेस के कैंडिडेट की 5-6 वो प्रभावित हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से ट्रैकर्स बता रहे हैं, कांग्रेस का अपर हैंड है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि इस बार ये मुद्दा अगर उत्तर भारत में कहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चारों खाने चित मार देती, क्योंकि ये कर्नाटक का मुद्दा है, वहां पर इतना ज्यादा जाति समीकरण हावी है और धार्मिक भावनाओं में लोग इतना बहते नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। कोशिश करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पक्ष में मोल्ड नहीं कर पा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत स्विंग जरूर मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को 1 या 2% का इस मुद्दे पर, इमोशनल कॉर्ड पर, लेकिन ओवरऑल एज अगर आप देखें तो कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव। जेडीएस को बिलाल भाई, जेडीएस को किस भूमिका में देखते हैं? क्योंकि सैयद इमरान साहब जेडीएस के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी 123 सीटें आ रही हैं, क्योंकि जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो चुका है, इसीलिए उसको कांग्रेस की हर अपील पसंद आ रही है। विकास के मुद्दे पर जितने भी ट्रैकर्स ने अपने सर्वे में बात बताई है, उसमें बिलाल भाई मेरा एक सवाल ले लीजिए। जेडीएस के जो अध्यक्ष हमारे साथ इस समय डिबेट में बैठे हुए हैं, सैयद इमरान साहब, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 123 सीटें जीत रही, सरकार बना रही है, और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। ये किस तरह मुमकिन है? आपने बोला था का एक्सप्लॉइट करके चुनाव को एक तरह से इमोशनल कॉर्ड पे लड़ा जाए, लेकिन वो किसी हद तक कामयाब तो हुए, लेकिन दोबारा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ने जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, पर वहां प्रियंका गांधी की रैलियां करा के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है, उस इफेक्ट को। तो कुल मिलाकर अपर हैंड अभी भी कांग्रेस का है। और रहा जेडीएस का सवाल, तो जेडीएस मेरा ख्याल है इस बार सबसे ज्यादा कर्नाटक में सबसे ज्यादा नुकसान में रही। सैयद इमरान साहब, बिलाल साहब कह रहे हैं कि इस बार आप सबसे ज्यादा घाटा होने जा रहा है। हर बार बहुत अच्छी खासी सीटें रहती थी आपकी, क्योंकि मुकाबला सीधा सीधा हो गया है। इमरान साहब जी यही मैं बोल रहा हूँ। 10 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को रिजल्ट है, 18 तारीख को जेडीएस की सरकार बनेगी, कुमारस्वामी जी सीएम बनेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक अंतिम टिप्पणी श्रीकांत जी से लूंगा। श्रीकांत जी, कर्नाटक की जनता किस तरीके की सरकार चाहती है? एक अलग तरीके का प्रश्न है। अब जी मैं जा सकता हूं, थोड़ा मीटिंग है, मेरा एक मीटिंग है। हाँ, कृपया मैं खत्म कर रहा हूं, बस 1 सेकंड में 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं बस। ओके श्रीकांत जी आपसे सवाल है, कर्नाटक की जनता किस तरह की सरकार चाहती है? जे अभी ये 5 सालों में जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है कर्नाटक में, ये कोरोना का वक्त था, 2 बरस तो वैसे ही चले गए। बीच में जो कुछ भी एक सरकार फॉर्म हुई थी यहाँ पे, जो गिरा दी गई, फिर एक बीजेपी की सरकार आ गई। ये जो अस्थिर वातावरण जो था, वैसा नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को एक स्थिर सरकार चाहिए जो 5 बरस काम करे और 5 वर्षों के बाद में उनको एक अच्छा रिजल्ट मिले। इस कर्नाटक की जनता एक अच्छे सुशासन की उम्मीद रखती है और उसके ऊपर काम करना चाहती है। वहाँ पे जाति धर्म के नाम पर किसी को दंगे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। लोगों में विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छी तरह से काम करें, ये हमारी सरकार अच्छी तरह से हमको कुछ तो कर रही है, क्योंकि अस्थिर सरकार से कुछ नहीं होगा। यही यहाँ की जनता चाहती है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीनाथ श्वेताद्री जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलाल सब्जवारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय सिंह, चुनाव विश्लेषक, उनका भी बहुत शुक्रिया। सैयद इमरान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। अग्रिम मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप वहाँ की सरकार में आएँ जैसा आप कह रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात कर्नाटक की यही कि वहाँ की जनता सुशासन चाहती है, वहाँ की जनता अस्थिरता
नहीं चाहती, स्थिरता चाहती है। एक ऐसी सरकार जो कम से कम ये न कहना पड़े विपक्ष को कि पे सीएम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।